मैं तो मेरे सोनू को सुबह नाश्ते में पराठे बनाकर ही देती हूँ, वो भी देशी घी के। थोड़े नखरे करता है खाने में, पर बाद में उसे खाना ही पड़ता है। अब उल्टी सीधी चीजें खिलाकर बच्चों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। आजकल बाहर के खाने से तो भगवान ही बचाए, पता नहीं क्या क्या डालते हैं खाने में। मेरी मायरा को तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट सलाद बस यही सब खाने देती हूँ। हाय, तुम्हारे बच्चे आसानी से ये सब खा लेते हैं। मेरा गोलू तो बड़ी जिद करता है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उसे हेल्दी नाश्ता कराने में। हमें ही अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वो तो बच्चे हैं, जिद करेंगे, पर उनकी हेल्थ पर ध्यान देना होगा। हम उन्हें ऐसी वैसी चीज खाने नहीं दे सकते। हाँ, सही कहा तुमने। हम मम्मियाँ अपने बच्चों को बस घर का बना खाना ही खिलाएंगी। अंजलि, गोलू चाहे जितनी भी जिद करे, तुम कमजोर मत पड़ना। तुम्हें उसे हेल्दी खाना ही खिलाना है। हाँ हाँ लेडीज, हम अपने बच्चों को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। चलो अब मैं चलती हूँ, गोलू को होमवर्क भी कराना है। हाँ, मैं भी जाती हूँ घर। बातों बातों में टाइम का तो पता ही नहीं चला। अंजलि, सिमरन और रिद्धिमा को हमेशा ही अपने बच्चों की चिंता लगी रहती। जब भी मिलती बस इसी बात पर डिस्कस करती कि बच्चों को कैसे हेल्दी चीजें खिलाएं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। ये सिर्फ रिद्धिमा, अंजलि और सिमरन की बात नहीं थी, ये चिंता तो हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं ये लोग अपने बच्चों को अनहेल्दी खाना खाने से कितना रोक पाती हैं। अगले दिन सुबह रिद्धिमा सोनू के पीछे पराठे की प्लेट लेकर भाग रही थी। सोनू बेटा, सुन तो, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, खा कर तो देख, मैंने इस पर व्हाइट मक्खन भी लगाया है। नहीं मम्मा, मैं पराठे खा खा कर बोर हो गया हूँ, मुझे नहीं खाने आपके पराठे। मुझे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाओ तभी खाऊंगा। सोनू बेटा, जिद नहीं करते, नाश्ता हेल्दी होना चाहिए, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी चाहिए। आओ ना बेटा, थोड़ा सा खा लो। मम्मा प्लीज, कभी तो मेरी पसंद का खिला दो। इधर रिद्धिमा नाश्ता लेकर भाग रही थी, तो उधर सिमरन की भी मायरा के साथ यही खींचातानी चल रही थी। मम्मी, आपने कल कहा था ना कि आज ये दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लो, कल मैं तुम्हें कुछ तुम्हारी पसंद का खिलाती हूँ। तो फिर आज ये सैंडविच क्यों बना ली? मैं नहीं खाऊंगी। बेटा देखो ना, आज तो मैंने दूध कॉर्नफ्लेक्स दिया ही नहीं। मैंने तो आज मेरी गुड़िया के लिए सैंडविच बनाया है, देखो कितना यम्मी है। कुछ यम्मी नहीं है, ना इसमें चीज है ना सॉस, बस ढेर सारी सब्जियां डाल दी है। मम्मा, आप ही खा लो ये आपकी सैंडविच। अरे मायरा बेटा, सुन तो। गोलू को भी आज नाश्ता नहीं करना था और अंजलि उसे मना रही थी। गोलू, तू गुड बॉय है, अभी पूरा नाश्ता फिनिश कर लेगा, है ना बच्चा? नहीं मम्मा, अब आपके ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे नहीं खाना ये ओट्स उपमा। चलो ना मम्मा, आज रेस्टोरेंट जाकर नाश्ता करेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मम्मा को घर पे काम है, हम बाद में कभी चलेंगे, अभी ये नाश्ता कर लो प्लीज। अच्छा, मैं आंखें बंद करके 10 तक काउंट करती हूँ, तुम अपना नाश्ता फिनिश कर लेना। अभी अंजलि ने आंखें बंद करके काउंटिंग शुरू ही की थी कि बाहर से आवाज आई, चिली पटेटो। अरे वाह, आज तो हमारे मोहल्ले में चिली पटेटो वाला आया है, आज तो यही नाश्ता करूंगा। मम्मा, मैं जा रही हूँ बाहर, कोई ठेले वाला आया है, कुछ टेस्टी सा लेकर। वाह, आज तो मजा आ गया। मम्मी, मैं तो चला चिली पटेटो खाने, बाय। सारे बच्चे चिली पटेटो की आवाज सुनकर ठेले वाले बिरजू के पास भागे चले आए। आज मोहल्ले में पहली बार चिली पटेटो वाला आया था। अंकल अंकल, चिली पटेटो देना एक प्लेट। हाँ हाँ बिटिया, ई लियो।
एकदम करारे करारे चटपटे चिली पटेटो। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। सोनू, तू भी खाना, चिली पटेटो बहुत यमी है। अरे, एक प्लेट खाने से कुछ नहीं होगा। हाँ सोनू बेटा, गर्मा गर्म तीखे चटाकेदार है, खाते ही दिल खुश हो जाएगा। हाँ, मैं भी खाऊंगा अंकल, मुझे भी दीजिए। मम्मी ने पराठे खिला खिला कर परेशान कर दिया है। हाँ सोनू, मम्मी ये सब खिलाती ही नहीं, आज तो मजे से खाऊंगा। अंकल, मुझे भी देना चिली पटेटो। सभी बच्चे बाहर ठेले पर चिली पटेटो खाने लगे। उधर बच्चों को घर में ना देखकर मम्मियां भी बाहर आई और उन्होंने देखा बच्चे मजे से चिली पटेटो खा रहे हैं। ये देखो, बच्चे यहाँ मजे से ठेले पर चिली पटेटो खा रहे हैं और वहाँ घर का नाश्ता ऐसे ही टेबल पर पड़ा है। ओहो, पता नहीं किस तेल में ये चिली पटेटो बनता होगा। सुना है ये लोग इसमें अजीनोमोटो भी डालते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। गोलू, चलो घर के अंदर और आगे से ये सब मत खाना। और बिरजू, तुम सुबह सुबह हमारे मोहल्ले में मत आया करो, तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब बाऊजी, ये तो हमार धंधा है, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे, इसलिए हम तो बेचने आएंगे ही। अब जिसे खाना है खाएं, जिसे ना खाना हो ना खाएं, हम कौनों से जबरदस्ती करे है का? वैसे आप चाहो तो आप भी खाई लो हमार चटपटे चिली पटेटोज। हाँ मम्मी, आप भी खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। अंकल, कल भी आना आप। मुझे नहीं खाना ये सब, तुम अब अंदर चलो, चलो चुपचाप। मायना, तुम भी आओ, चलो, ये सब मत खाया करो, चलो। सोनू, तुम्हें अलग से कहना होगा क्या? सुना नहीं? अंदर चलो। हम कल फिर आएंगे बिटवा, गर्मा गर्म चिली पटेटो लेकर। रिधिमा, अंजलि और सिमरन अपने बच्चों को घर में लेकर चली गई। उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत समझाया, पर अगले दिन फिर जैसे ही बिरजू की आवाज आई, बच्चे भागकर चिली पटेटो खाने पहुंच गए। कोई अपने पापा से पैसे लेकर आया था, तो किसी ने अपने दादी को पटाया था। आओ आओ आओ, गर्मा गर्म चिली पटेटो ले लो। अंकल, हम सबके लिए एक एक प्लेट चिली पटेटो दे दीजिए। आपके चिली पटेटो बहुत यमी होते हैं। मम्मी देखे इसके पहले जल्दी से खा लेता है, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। हाँ, मम्मी ने आज मेरे लिए स्प्राउट्स चाट बनाई है, मुझे नहीं अच्छी लगती स्प्राउट्स चाट, मुझे तो ये चिली पटेटो ही खाने हैं। हाँ, मम्मी खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं बनाती, जब देखो तब हर चीज में बस सब्जियां ही सब्जियां। उफ, मैं तो बोर हो गई। हाँ, सही कहा, आज मम्मी ने मेरे लिए पिज्जा बनाया है, लेकिन उसमें ना चीज है, ना शेजवान सॉस और ना ही सीजनिंग, बस है तो सब्जियां। मुझे नहीं खाना ऐसा पिज्जा। अभी बच्चे चिली पटेटो खाते हुए बातें ही कर रहे थे कि घर में बच्चों को ना पाकर मम्मियां बाहर आ गई और देखा बच्चे फिर से चिली पटेटो खा रहे हैं। वे फिर बहुत परेशान हो गई। अब ये रोज का हो गया था। घर में मम्मी जितना हेल्दी नाश्ता बनाती, बच्चे उसे छोड़कर रोज सुबह सुबह चिली पटेटो ही खाते। रोज घर का नाश्ता बेकार जा रहा था। तभी सारी मम्मियां बात करती हैं, ये बच्चे आजकल रोज चिली पटेटो खा रहे हैं। सुबह सुबह चिली पटेटो वाला आ जाता है और बच्चे घर का नाश्ता छोड़कर भागे चले जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। मुझे लगता है हमने बच्चों पर कुछ ज्यादा ही कड़ाई कर दी है। अब बच्चों को घर में टेस्टी नहीं लग रहा खाना, इसीलिए वो बाहर भाग रहे हैं।
और ये बिरजू मुआ पता नहीं चिली पटेटो में क्या क्या मिलाता होगा। कल तो मायरा का हल्का पेट दर्द भी हो रहा था। हाँ, बात तो सही है। मेरे पास एक तरीका है। क्यों ना हम बच्चों को घर में ही चिली पटेटो और बाकी चीजें बनाकर खिलाएं। इससे वो बाहर खाना छोड़ देंगे। हाँ, पर ये सब हेल्दी तो नहीं होता ना, चाहे घर पर ही बनाओ। अब पराठे जितना हेल्दी तो नहीं होगा। अरे पर बाहर किसी भी तेल में बनी हुई अजीनोमोटो डाली हुई चीज खा रहे हैं, उससे तो अच्छा है ना हम घर में उन्हें शुद्ध देसी घी में बनी हुई चीजें खिलाएं, जिसमें हम सोच समझकर सामान डालेंगे जो बच्चों के लिए अच्छा हो। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ। हम उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं। हाँ, तो फिर तय रहा। कल से हम बच्चों को नूडल्स, चिली पटेटो, पिज्जा ये सब घर पर बनाकर खिलाएंगे, ताकि बच्चे की हेल्थ सही रहे और उस बिरजू के सुबह सुबह के चिली पटेटो बच्चे ना खाएं। अगले दिन रिद्धिमा, अंजलि और सिमरन ने अपने बच्चों के लिए चिली पटेटो घर पर बनाए और बच्चों को आवाज दी, सोनू देखो आज मैंने क्या बनाया है। और क्या, पराठे बनाए होंगे, पर मैं नहीं खाने वाला। अभी बिरजू अंकल आते ही होंगे, मैं तो चिली पटेटो ही खाऊंगा। अरे सोनू बेटा, देखो तो सही, मैंने तुम्हारे लिए चिली पटेटो ही बनाया है। एक बार टेस्ट करके तो देखो। अब सोनू ने रिद्धिमा के लिए बनाए चिली पटेटो टेस्ट किए। वाओ मम्मी, ये तो बहुत अच्छा बना है। आज तो मैं आपके बनाए ही चिली पटेटो खाऊंगा। मारा बेटा, देखो ना, मम्मा ने आपके लिए चिली पटेटो बनाए हैं। क्या, चिली पटेटो? मम्मा आपने बनाए हैं? आपको बनाने आते हैं चिली पटेटो? हाँ बेटा, आते हैं। और अगर नहीं भी आता होता ना, तो मैं अपनी बच्ची के लिए जरूर सीख लेती। चलो खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाओ मम्मी, ये तो सुपर डुपर हिट है। मुझे तो आपके हाथों के बने ही चिली पटेटो खाने हैं अब से। गोलू गोलू बेटा, बताओ ये क्या चीज की खुशबू आ रही है? मम्मा, ये तो चिली पटेटो की खुशबू है। आपने चिली पटेटो बनाया है? हाँ बेटा, आज मैंने चिली पटेटो बनाया है। अब तुम उस ठेले वाले के हाथ के चिली पटेटो खाते हो ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। उससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अच्छा वाला चिली पटेटो बनाया है। मम्मी, ये तो बहुत यमी है। बिरजू अंकल से भी अच्छा बना है। मम्मी, अब जब भी मुझे चिली पटेटो खाने का मन करेगा ना, तो आप ही मेरे लिए बना देना। जरूर बेटा, अब से तुम्हें जो भी पसंद होगा मैं तुम्हें घर पर बनाकर दूंगी। अब रिद्धिमा, अंजलि, सिमरन रोज बच्चों को उनकी पसंद का नाश्ता बनाकर देती, जो कि टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी होता। बच्चे भी अब घर का खाना पसंद करने लगे थे और बिरजू भैया के सुबह सुबह के चिली पटेटो की छुट्टी हो चुकी थी। सीता मल्होत्रा परिवार की सबसे छोटी बहू थी। उसकी 2 बड़ी जिठानियां पहले से ही घर में थी और पूरे घर पर अपनी धाक जमाकर बैठी हुई थी। यूं तो मल्होत्रा परिवार की मुखिया यानी कि बबीता देवी बेहद शांत और सौम्य महिला थी, लेकिन कहते हैं ना, जिस परिवार में सास अच्छी हो वहां बहू खराब होती है, और जहां बहू अच्छी हो वहां सास। कुछ ऐसी ही कहानी थी इस परिवार की। बबीता देवी जितनी शांत और सौम्य थी, बड़ी बहू इंदु उतनी ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। यूं तो मझली बहू बिंदु भी बहुत सीधी सादी नहीं थी, लेकिन फिर भी चालाकी के मामले में इंदु के सामने परिवार में कोई नहीं टिकता था। अपनी चालबाजियों और तेज स्वभाव के कारण वो सास के अलावा अपनी दोनों देवरानियों का भी जीना मुश्किल किए रहती। मम्मी जी, कल मेरे मायके से सावन का सिंदारा लेकर मेरा भाई आने वाला है। देख लो आप, मेरी शादी को चाहे जितने भी साल हो गए, लेकिन देने लेने में मेरे मायके वाले आज भी सबसे आगे ही रहते हैं।
कहाँ आपकी छोटी बहू है और कहाँ मैं। अरे बेटा, लेने देने से क्या होता है, उनकी खुशी है इसलिए वो तुम्हारे लिए ये सब सामान लेकर आते हैं। बाकी हमारी तरफ से ना तुम्हारे ऊपर ना तुम्हारे मायके वालों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव है। इन छोटी छोटी बातों में ना अपना दिमाग मत लगाया करो। अरे अच्छा सोचो और खुशी खुशी अपनी देवरानियों के साथ मिलजुल कर रहा करो। हाँ हाँ माँ जी, आपकी तो मेरी तारीफ करने में वैसे भी जुबान जलती है, अपनी जुबान से कहाँ आप मेरी तारीफ करोगी। 2-3 दिन के बाद। अरे बिंदु, अब तो तीज भी आने वाली है। नई पुरानी सब बहू के घर से सावन का सिंधारा आ गया। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है जिसके मायके वालों ने सिंधारा भेजना तो दूर, एक जली हुई गुजिया तक नहीं भेजी। अरे भाई, ऐसी भी क्या दुश्मनी बेटी से कि पहला सावन ही ऐसा सूखा सूखा बिता दिया। अरे भाभी, आप कहीं सीता के बारे में तो बात नहीं कर रही हो? हाँ, मैंने सुना है जब से इसकी शादी हुई है ना, इसके मायके वाले फ़ोन तक नहीं करते। इसको सिंधारा तो क्या ही भेजेंगे। दोनों जिठानियां सीता को जली भुनी बातें सुना रही थी। इतने में सास बबीता वहां आ जाती है। अरे कोई जरूरी है क्या कि हर कोई तुम्हारे भाइयों की तरह खाली ही घूम रहा हो? इसका भाई तीज पर आएगा ना इसे लेने, तभी सिंधारा दे जाएगा। तुम दोनों जाओ, जाकर अपना काम करो, उसे परेशान मत करो। अरे मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय उसकी टांग खींचती रहो। सास ने डांट कर दोनों बड़ी बहुओं को वहां से हटा दिया। अरे बेटा, इनकी बातों को ना ज्यादा दिल पर मत लेना, इनकी तो आदत ही खराब है। जब तक 2-4 बातें इधर उधर ना कर ले, इनको खाना ही नहीं पचता। तो छोड़, जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह से काम में लगी हुई है बेटा। सास की बात सुनकर सीता अपने कमरे में चली जाती है। जब भी जेठानियां इंदु और बिंदु सीता से उसके मायके के बारे में बात करती, सीता के चेहरे की हवाइयां से उठ जाती, जिसे देखकर दोनों जेठानियों ने भाप लिया था कि सीता के मायके में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसके कारण उनका नाम आते ही ये एकदम चुप हो जाती है। बस इसी बात का दोनों देवरानी जेठानी भरपूर फायदा उठा रही थी। जानबूझकर घुमा फिरा कर बात मायके जाने या मायके से कोई सामान आने पर अटका देती और फिर छोटी देवरानी के चेहरे पर आती घबराहट को देखकर उसके मजे लेती। आप ठीक ही कह रही थी भाभी। अरे भाई, अब तो तीज में भी 2 दिन ही बचे। पता नहीं कोई आने वाला भी है या ऐसे ही रह जाएगी ससुराल में। अरे पता नहीं कैसे मायके वाले हैं इसके। पहले सावन में मैं तो पूरे 1.25 महीने के लिए अपने मायके गई थी। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जो पहले सावन में अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए ना कहे। मायके वालों को तो पहले से इंतजार रहता है कि कब उनकी बेटी आए, उनके साथ रहे और समय बिताए। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी आप। और पहले ही साल क्यों, मैं तो अभी भी जाऊंगी और पूरे 10 दिन रुक कर आऊंगी अपने मायके। मेरी मम्मी तो कब से कह रही है सावन आ गया तो घर कब आएगी। हाँ हाँ, तीज पर तो मैं भी जाने वाली हूँ। वो बच्चों के थोड़े एग्जाम्स है ना, इसलिए ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगी, लेकिन त्योहार के लिए तो जाऊंगी भाई। अरे भाभी, सावन में तीज पर मायके जाने का मतलब क्या होता है? ये तो हम शादीशुदा औरतों को ही पता होता है। मायके जाओ, हरी हरी चूड़ियाँ पहनो, मेहंदी लगाओ, मायके में भाई भाभी के साथ पकवान खाओ, उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। कितनी रौनक होती है तीज वाले दिन घर में। और आपको पता है, मेरी मम्मी तो स्पेशल झूला डलवाती है हम लोगों के लिए। हम तीनों बहनें खूब झूलती है, उसमें बहुत मज़ा आता है। मैं तो सच में पूरे साल इंतज़ार करती हूँ कि कब सावन आए और हम सब बहनें मिलकर मायके में तीज मनाएं। ये तो तूने बिल्कुल सही बात कही, मेरे दिल की बात कह दी तूने। इस बार तो मैंने भाभी से कहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट को घर पर ही बुला ले। मैं तो खूब जम के मेहंदी लगवाने वाली हूँ। वैसे भी मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत शौक है। तीज के दिन तो हरी साड़ी पहनकर मेहंदी लगवाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दोनों देवरानी जिठानी जानबूझकर सीता के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रही थी, जिसे सुनकर सीता की आंखें भीगने लगी थी। जब सीता से जेठानियों की बातें सुनी नहीं गई तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। भाभी, सावन का महीना है। मेरे ससुराल में रिवाज है कि पहला सावन बहू अपने मायके में ही बिताती है। मैंने पहले भी फ़ोन किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बताइए ना, कब भेजेंगे भैया को मुझे ले जाने के लिए। देख सीता, तुम जानती हो ना भैया के पास बहुत काम रहता है, और वैसे भी तुम्हारी शादी के लिए हमने इतना कर्जा ले रखा है। अभी रोज़ रोज़ छुट्टी करेंगे तो कैसे चुका पाएंगे लाखों का कर्ज। इसलिए इस समय हमारी खर्च करने की बिल्कुल भी हालत नहीं है। तुम्हारे मायके तुम्हें लेने आने का मतलब है
फिर हज़ारों रुपए का खर्च करना, कपड़े, मिठाई, खाने पीने का सामान सब कुछ लेकर आना पड़ेगा। अरे तुम तो समझदार हो, कम से कम फ़ोन करने से पहले एक बार हमारी हालत के बारे में ही सोच लिया होता। अब बार बार तुम्हें मना करने में भी तो हमें बुरा लगता है ना। मैं समझ सकती हूँ भाभी, वो बस मेरी दोनों जिठानियाँ अपने मायके जा रही थी तो मेरे भी मन में आया कि काश 1-2 दिन के लिए मैं भी अपने मायके जा पाती और अपनी पहली तीज अपने परिवार के साथ मना पाती तो कितना अच्छा होता। वैसे भी माँ की ना बहुत दिनों से याद आ रही है। देखो सीता, इतना अच्छा परिवार ढूंढकर तुम्हारी शादी करवाई है हमने। अब इस परिवार में दिल लगाने की कोशिश करो। तुम्हारी सास है, तुम्हारी माँ है और वो ससुराल ही तुम्हारा घर है। अब मायके के बारे में सोचना छोड़ दो। सुख दुख सब ससुराल में बिताओगी तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर सीता की भाभी फ़ोन रख देती है। भाभी के फ़ोन रखने के बाद सीता फूट फूट कर रोने लगती है। काश आज मेरे पापा होते तो मुझे त्योहार पर प्यार से लेने आते। मेरे ससुराल से ज़्यादा ना सही, थोड़ा ही लेकिन अपना प्यार सिंधारा के रूप में भिजवाते ज़रूर। और आज तीज पर अपने घर आने के लिए मुझे भाभी से इजाज़त ना मांगनी पड़ती। मैं सब समझती हूँ भाभी, आप बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसीलिए त्योहार पर भी मुझे मायके आने के लिए नहीं कहा। अब मैं अपनी जिठानियों को कैसे समझाऊं कि मेरा मायका होते हुए भी ना के बराबर है। क्या करूं? शादी होने के बाद भाभी की मर्जी के बिना मायके भी तो नहीं जा सकती। सीता बहुत उदास थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। बेटा, तूने माधुरी को फोन किया था क्या? हाँ माँ, अभी कुछ देर पहले ही मैंने भाभी को फ़ोन किया था। सावन का महीना चल रहा है ना, 1-2 दिन में तीज भी है। वही मैं भाभी से जानना चाह रही थी कि मुझे लेने के लिए भैया को भेजेंगी या नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ शादी के बाद हर लड़की को सावन का इंतजार होता है, क्योंकि पहला सावन लड़कियां अपने मायके में ही बिताती है। मायके से आने वाली सिंधारे की पोटली का हर लड़की इंतजार करती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मेरे तो हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। घर की सारी जिम्मेदारी तेरे भाई भाभी के हाथ में है। अब उनकी मर्जी के बिना तो इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, ये तू जानती है। जब से तेरी शादी हुई है, शादी में हुए खर्च का ताना दे देकर तेरी भाभी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अब अगर ऐसे में मैं उसे तेरे यहाँ सिंधारा भेजने के लिए कहूँगी तो उल्टा मुझे ही 10 तरह की बातें सुना देगी। इसीलिए डर के मारे मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तेरी सास ने तो ज़रूर तुझे कुछ ना कुछ कहा ही होगा। पूछ रही होगी ना कि तेरे मायके से कुछ आया क्यों नहीं। नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। उन्होंने आज तक कभी भी मुझे लेन देन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उल्टा वो तो हमेशा यही कहती है कि लेन देन में कुछ नहीं रखा, बस रिश्तों को मन से निभाओ, इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मेरी दोनों जिठानियाँ हफ्तों में अपने मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। वो ना बार बार मुझे ताने देती हैं और पूछती हैं मेरे मायके से कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया। बस इसीलिए आज जब मुझसे उनके ताने बर्दाश्त नहीं हुए तो मैंने भाभी को फ़ोन कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मजबूरी नहीं समझती, लेकिन मैं भी क्या करूं मम्मी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है बेटा कि तेरी सासू माँ इतनी अच्छी है कि वो तेरी तकलीफ़ को बिना कहे समझती है। तभी उन्होंने आज तक तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। अरे उन्होंने भी दुनिया देखी है, इतना तो वो भी समझ गई होगी कि बिन बाप की बच्ची को मायके में ना तो वो प्यार मिल सकता है, ना ही सम्मान जो एक पिता देता है। इसीलिए वो तुझे मायके के बारे में ना सोचने के लिए कहती होगी। छोड़ो ना माँ, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम ये सारी बातें सोचकर अपना मन मत दुखाना। मैंने भी अब खुद को समझा लिया है। कोई बात नहीं, अगर मैं हरी चूड़ियाँ या हरी साड़ी नहीं पहनूंगी तो ऐसा तो है नहीं कि सावन की तीज नहीं मनेगी। मैं मम्मी जी को तबीयत ठीक नहीं होने का बहाना बना दूंगी, क्योंकि कल तीज है, वो मुझे पूछेंगी ज़रूर। तुम ना माँ अपने मन पर कोई बोझ मत रखना। मैं फ़ोन रखती हूँ और भाभी से कुछ मत कहना। वैसे भी उन्होंने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं पहले से उसकी कर्जदार हूँ। उनके ऊपर बोझ बनने का वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है। माँ से बातें करने के बाद सीता ने फ़ोन काट दिया। कहने को तो उसने माँ को समझा दिया था कि मायके ना आने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन सच तो ये था कि उसका मन अंदर ही अंदर दुख रहा था। आंसुओं से तकिया गीला करते हुए वो रात पे बीत जाती है और अगली सुबह वो नहा धोकर तैयार होने के बाद सास के कमरे में पहुंच जाती है। अरे बेटा आ गई तुम, आओ तुम्हें कुछ देना था। मुझे क्या देना है मम्मी जी? आओ बेटा जल्दी से चाय नाश्ता बना दो पहले, फिर उसके बाद इंदु और बिंदु को निकलना भी है, वो दोनों अपने मायके जा रही है ना। हाँ मैं अभी बना देती हूँ। वो मैं आपको बताने ही वाली थी कि मेरी तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने अपने भैया को मना कर दिया है कि मुझे लेने के लिए ना आए। ऐसे बीमार होकर मायके जाने का मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है। बिना बात उनका त्योहार भी मेरी वजह से ख़राब हो जाएगा। अगर मैं यहीं रुक जाऊँ तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज़ क्यों होगा, ये घर तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा। यहाँ पर रुकने के लिए तुम्हें मेरी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ देने वाली थी ना। इतना कहकर बबीता जाती है और एक सुंदर से लाल रंग के कपड़े से ढकी शगुन की टोकरी लाकर उसके सामने रख देती है। ये लो बेटा, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला सावन है ना, तुम्हारा सिंधारा है। इसमें तुम्हारे लिए शगुन की चूड़ियाँ हैं, साड़ी है, श्रृंगार का पूरा सामान है और मिठाइयाँ भी। खोल कर तो देखो, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं, नहीं तो साड़ी में ना चेंज भी करवा सकती हूँ। मम्मी जी लेकिन ये सिंधारा आया कहाँ से? मेरे भैया तो। मुझे पता है ये सिंधारा तुम्हारे मायके से नहीं आया। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है छोटी बहू, मैं सब जानती हूँ। कल रात को तुम दोनों माँ बेटी की सारी बातें सुन ली थी मैंने। ये सिंधारा तुम्हारी माँ ने भेजा है। तुम्हारी माँ यानी कि मैं, मेरी भी तो कोई बेटी नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो उसके यहाँ भी मैं सिंधारा भिजवाती ना। तो ये शगुन आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारी वजह से मुझे भी बेटी को शगुन का सिंधारा भिजवाने का सौभाग्य मिल गया। बोलो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या? चलो अब तुम फटाफट से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या आप ये सब मेरे लिए लेकर आई हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक अपनी सहेलियों को सिंधारा का सामान पसंद ना आने पर सासों से ताने देने के बारे में ही सुना था, लेकिन ऐसी सास तो मैं पहली बार देख रही हूँ जो बहू के घर से शगुन ना आने पर खुद से शगुन ला करते हैं। आज से आप मेरे लिए माँ जैसी नहीं, मेरी माँ हो। अरे भाई इमोशनल होने में टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा ना, फटाफट से ये हरी साड़ी, हरी चूड़ी सब पहन कर दिखाओ, और फिर उसके बाद आज तो तुम्हें एक और सरप्राइज देना है मुझे। सास की बात मानकर सीता जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, हरी साड़ी में तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इंदु बिंदु तुम दोनों भी आ जाओ, तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सास बबीता तीनों बहुओं को लेकर बाहर पोर्च में आती है। देखो बेटा इंदु बिंदु, तुम दोनों तो अपने मायके जा रही हो, वहां पर तुम तीज मनाओगी, मेहंदी लगाओगी, झूला झूलोगी, लेकिन आज से अपनी छोटी बहू के लिए मैं ससुराल में भी ऐसे ही झूला डलवाऊंगी और धूमधाम से तीज मनाने के लिए तैयारी करूंगी। तुम दोनों खुशी खुशी मायके जाओ और मेरी छोटी बहू यहाँ मेरे साथ तीज मनाएगी। क्या बहू? सीता ने देखा कि सासू माँ ने पोर्च में एक सुंदर सा झूला डलवा रखा था। झूला फूलों से सजा हुआ था, वहीं पास में ढेर सारी मेहंदी की कोन रखी हुई थी और पूरा पोर्च सुंदर फूलों से महक रहा था। देखो तो सीता, दरवाजे की घंटी बज रही है, कोई आया है क्या? अभी देखती हूँ। सीता जाकर दरवाजा खोलती है तो पाती है कि सामने एक लड़की खड़ी हुई है। जी आप कौन? मुझे आंटी जी ने बुलाया है, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। अरे बेटा पूनम होगी, ले आओ उसे अंदर, मैंने ही बुलवाया है। अब काम वाम छोड़, तू बैठ और आराम से मेहंदी लगवा और झूला झूल, काम आज मैं देख लूंगी। ससुराल में लगे हुए झूला, मेहंदी और तैयारी को देखकर सीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जाकर अपनी सास बबीता को गले लगा लेती है और खुशी खुशी तीज मनाने की तैयारी शुरू कर देती है। देखो बहू, तुम दोनों भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि छोटी बहू के मायके से कोई आने वाला नहीं है, लेकिन तुमने इस बात को उसकी कमज़ोरी बनाकर उसको दिन रात ताने दिए, उसे रुलाया और उसकी तकलीफ़ का मजाक बनाया। कमज़ोर को सताने में कोई बहादुरी नहीं होती। तुम लोग चाहती तो अपनेपन से उसका हाथ थाम सकती थी,
तुम उससे बड़ी हो, उसको प्यार दे सकती थी, बड़ी बहन होने का फर्ज निभा सकती थी, लेकिन तुम दोनों को आनंद तो उसे परेशान करने में मिला। सोच कर देखो, क्या ये अच्छी बात है? ईश्वर ना करे कल को तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद अगर तुम्हारे भाई भाभी भी तुम्हें मायके बुलाना बंद कर दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? सास की बात सुनकर दोनों जिठानियां बहुत शर्मिंदा थी। वो दोनों जाकर अपनी देवरानी और सास से माफी मांगती हैं और फिर सब लोग मिलजुल कर तीज मनाने लगते हैं। सुनते हैं जी, ये नीचे के फ्लोर पर रहने वाले गुप्ता जी मकान खाली कर रहे हैं, आपको पता लगा कि नहीं? हाँ, सुना तो है कि वो लोग मकान खाली करके कहीं और जा रहे हैं। सक्सेना जी बता रहे थे कि किसी दुकान वाले ने खरीद लिया इनका फ्लैट। वही तो मैं भी सोच सोच कर परेशान हूँ ना। आखिर यहाँ कॉलोनी के बीचों बीच कौन दुकान वाला दुकान चलाएगा? अरे दुकान चलानी है तो मेन रोड पर जाकर खोलो। अरे छोड़िए ना श्रीमती जी, क्यों बेकार की बातें सोच सोच कर अपना खून जलाया करती हैं। आप तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आराम से राज करिए। नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर कौन आएगा, दुकान खोलेगा या गराज, उससे आपको क्या ही मतलब है? कैसी बात करते हैं जी, हम काहे अपना खून जलाएंगे? हम तो सुनी सुनाई बात आपको बता रहे हैं। अरे कॉलोनी में बड़ी खुसर पुसर चल रही है आजकल। अब तो मोहल्ले में दुकान भी खुलेगी, 10 तरह के लोग आएंगे जाएंगे। और फिर हमारी बात नहीं है, कॉलोनी में हर तरह के लोग रहते हैं। जवान बहन बैठी है लोगों के घर में, इसलिए चिंता करना तो जायज है कि नहीं? कहीं कोई ऐसी दुकान खुल गई कि रोज लफंगों का आना जाना होने लगा, फिर क्या करेंगे? श्रीमती जी, आप ना बहुत चिंता करती हैं। आप भी शांत रहिए और अपनी सहेलियों से भी कहिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा शांति से काम ले। कॉलोनी की औरतें भी मंत्रा से कम नहीं है। जरा सी बात पता नहीं लगती कि सब जगह आग की तरफ फैला देती हैं। अरे जानकी जी, सोसाइटी में कोई कुछ ऐसे ही नहीं कर सकता। कॉलोनी में सेक्रेटरी साहब बैठे ना व्यवस्था संभालने के लिए। फिर आप कहे चिंता में अपना चेहरे का निखार खराब कर रही हैं। पति की बात सुनकर जानकी जी थोड़ी शर्मा जाती हैं। हटिए जी, बेटिया बराबर की होने को आई है और अभी भी आपकी ये चूहलबाजी की आदत नहीं गई। अगले सप्ताह के अंदर ही पुराने पड़ोसी अपना सामान लेकर मकान खाली करके चले गए और उनकी जगह एक नई फैमिली फ्लैट में रहने के लिए आ गई थी। जैसा कि कॉलोनी में चर्चाएं थी, वास्तव में वैसा ही हुआ। नई फैमिली किसी अनोखे लाल गुप्ता की थी, जिनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी के अलावा बड़ा बेटा हितेश, बहू हिमानी, छोटा बेटा उमेश था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। अपने 4 कमरों के फ्लैट में आगे के कमरे में उन्होंने मिठाई की दुकान खोल ली थी। दुकान खोलने के कुछ ही दिनों के बाद हितेश दुबे जी के यहाँ आता है। नमस्ते अंकल जी, ये हमारी दुकान की बनी हुई स्पेशल देसी घी की मिठाई है। आप एक बार चक्कर देखिए। आपने अपने जीवन में इससे स्वादिष्ट मिठाई आज तक खाई नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। बहुत अच्छा लगा बेटा ये सुनकर कि आप अपनी मिठाइयों में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी मिठाई हमारे यहाँ लेकर आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन समस्या ये है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी, आप तो पंडित लोग हैं और हमने तो सुना है कि पंडितों को पूरी, कचौड़ी, पेड़ा, जलेबी ये सब बहुत पसंद होता है। बेटा सुना तो आपने ये भी होगा कि पंडित घर घर जाकर पूजा हवन करवाते हैं। लेकिन सुनी सुनाई हर बात सच हो ऐसा जरूरी तो नहीं ना। सच बात यही है कि हमारे परिवार में कोई भी मिठाई नहीं खाता। चलिए अंकल जी, आप हमारी लाई मिठाई मत खाइए, लेकिन अपने यहाँ की 1 कप चाय तो पिलवा ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है ना आपको? अरे नहीं नहीं बेटा, उसमें कोई ऐतराज क्यों होगा। श्रीमती जी, बढ़िया सी चाय बनाकर लाइए हितेश बाबू के लिए। मानना पड़ेगा अंकल जी, घर आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से सजाया है आंटी जी ने। अरे नहीं बेटा, ये सब मैंने कहाँ किया है। ये घर की साज सजावट, रंग रोगन, ये सब काम तो हमारी बेटी स्वाति देखती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है ना उसने, बहुत हुनर है मेरी बेटी के हाथों में। बिल्कुल आंटी जी, मानना पड़ेगा। अब आपके जैसी सुंदर सुशील महिला के सानिध्य में परवरिश हुई है स्वाति जी की, तो उनका गुणी और संस्कारी होना तो बनता ही है। सही कहा ना मैंने। हम भी परिवार वाले लोग हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी है, माँ है। कभी आपको समय मिले तो आइए ना अपनी बेटी के साथ चाय पीने के लिए, हमारी माता जी को अच्छा लगेगा। वैसे भी नई जगह जाओ तो घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा अंकल जी, अब इजाजत दीजिए, चलता हूं मैं। अपना मिठाई का डब्बा साथ लेकर हितेश वहां से उठकर चला गया। सुनते हैं जी, मुझे तो ये हितेश बड़ा सीधा साधा सा लड़का लगा। बताइए, हमने तो सुना था कि ये दुकानदार किसी को चवन्नी का सामान मुफ्त में नहीं देते, और ये बेचारा पूरा 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेकर हमारे यहाँ चला आया। भला मानस है और क्या। सही कहती हो, लेकिन एक बात बताओ,
अगर वो भला मानस है तो हम कौन से चोर डकैत है? हम भी तो बरसों से शराफत से ही इस मोहल्ले में रह रहे हैं ना। हमारी तारीफ सुनी होगी कहीं से, तभी आया दोस्ती बढ़ाने। यूं तो हितेश ने जानकी और उसकी बेटी को अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए बुला लिया था, लेकिन जानकी ने हितेश की बात को उतना सीरियसली नहीं लिया था। इसलिए कई दिन बीत जाने के बाद भी जानकी और स्वाति हितेश और उमेश के घर नहीं गई थी। एक दिन दोपहर के तकरीबन 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। जानकी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने हितेश की माँ शांति खड़ी हुई नजर आती है। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं बहन जी, आइए ना। आज ही शुद्ध देसी घी और मेवा मिलाकर लड्डू बनवाए मैंने। सोचा थोड़े लड्डू आपके लिए भी लेते चले, बच्चे खा लेंगे। अरे बहन जी, लगता है आपके बेटे ने आपको बताया नहीं कि मैं मीठा नहीं खाती। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे परिवार में कोई भी मीठा नहीं खाता। बस बहन जी, आपकी तरह ही हम भी मीठा बिल्कुल नहीं खाते। दिन रात का मिठाई का काम है हमारा तो मिठाइयाँ देख देख कर ऐसा मन भर गया है कि मीठे की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। ठीक कह रही है बहन जी, ऐसा करिए आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। पहली बार आप हमारे घर आई हैं, खाली पेट नहीं जाने दूंगी। ऐसा करती हूँ, कटलेट बनाकर ले जाती हूँ चाय के साथ, वरना वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने एक कप चाय भी बस नमकीन के साथ परोस दी। वैसे भी ये तो हलवाई लोग हैं, इन्हें तो आदत भी होगी ना हैवी नाश्ता करने की। बिस्किट नमकीन का नाश्ता हलवाइयों के सामने लगाना उनका अपमान करना हुआ। जानकी जल्दी जल्दी पड़ोसन के लिए कटलेट बनाती है और चाय के साथ कटलेट तैयार करके हॉल में ले आती है। बस बहन जी, वो क्या है ना, गांव में शादी है मेरे भतीजे की। शादी के सिलसिले में हम दोनों सास बहू अलीगढ़ जा रहे हैं। हमने सोचा जाने से पहले एक बार नए पड़ोसियों से मिलना तो बनता ही है। कहीं ऐसा न हो कि लोगों को ऐसा लगे कि नए लोग तो बड़े ही घमंडी हैं, जो किसी के साथ मेल जोल नहीं रखना चाहते। अरे बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, जो एक बार मिलने के लिए चली आई। और मिलने जुलने से ही तो दूरियां खत्म होती है ना। दोनों पड़ोसों ने काफी देर तक साथ में बैठकर बातें करती रहती है। हम तो चले जाएंगे बहन जी, हमारे जाने के बाद हितेश, उमेश और उनके पापा, उनके खाने पीने का ख्याल कौन रखेगा, बस इसी बात की चिंता लगी रहती है। अरे बहन जी, आपके यहाँ तो हलवाई का काम है ना, तो कारीगर तो आते ही होंगे। जो मिठाई और बाकी सामान बनाते हैं वो खाना नहीं बना पाएंगे क्या? उन्हीं को जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि जब तक आप लौट कर नहीं आती घर में सबका खाना वही लोग बना दिया करें। बहन जी, खाना तो वो लोग बना ही देंगे, लेकिन समस्या की बात यह है कि हलवाइयों को हलवाइयों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। वरना हमारे गुप्ता जी भी खाना बहुत बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन घर आने के बाद उन्हें घर का बना हुआ सादा और ताजा खाना चाहिए होता है। बस इसीलिए उनके कारण ही कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब सगे भतीजे की शादी ना होती तो हम अभी भी जाने के बारे में ना सोचते। अच्छा चलते हैं, फिर मिलेंगे। गुप्ता जी की पत्नी काफी देर तक गप्पे मारने के बाद उठकर अपने घर लौट गई। क्या बात है मम्मा, बड़ी गहरी दोस्ती होगी आपकी आंटी जी के साथ, पहली मीटिंग नहीं? वैसे तो आप जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं कर पाती, आज क्या खास बात है? बेटा तुझे पता है, मैं तो बहुत जल्द किसी के साथ इतनी सहज नहीं हो पाती, लेकिन वो खुद ही अपने परिवार की बातें बताने लगी तो मैं उठकर जा भी तो नहीं सकती थी। शिष्टाचार नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। अगले दिन सवेरे स्वाति अपने ऑफिस जाने के लिए निकलती है। अभी वो गली में ही पहुंची थी कि पीछे से उमेश के हॉर्न बजाने की आवाज सुनाई देती है। अब तो स्वाति है ना जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, मैं उमेश आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ। हम लोग कुछ ही दिन पहले इधर शिफ्ट हुआ है। हाँ, आपकी मम्मी आई थी, आप लोगों के बारे में काफी कुछ बता रही थी। काफी धूप हो रही है, अगर आप बुरा न मानो तो आपको बस स्टैंड तक छोड़ दूं, बदले में आप मेरे साथ रसमलाई खा लेना, हिसाब बराबर हो जाएगा। उमेश की बात सुनकर स्वाति मुस्कुरा देती है। चलिए, आप हमारे पड़ोसी हैं, इसी नाते इतनी मदद तो आपसे ली ही जा सकती है। और रही बात रसमलाई की, तो मैं रसमलाई नहीं खाती। अरे कम ऑन यार, तुम्हारा रंग रूप देखकर तो मुझे लगा था तुम दिन में 3 टाइम बस रसमलाई खाती होगी। ऐसा दूध सा निखार बिना रसमलाई के कैसे आ सकता है? उमेश का हंसी मजाक और उसके रूप की तारीफें सुनकर जल्दी ही वो उमेश के साथ सहज हो जाती है और फिर उनके बीच बातें होने लगती है। दोपहर का समय था। घर के काम निपटाने के बाद जानकी जी अपने कमरे में आराम करने जा रही थी, तभी उनके दरवाजे की बेल बजती है। सामने देखती है कि मिठाई वाले गुप्ता जी का बेटा उमेश खड़ा हुआ है। नमस्ते आंटी जी, इतने दोपहर में आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, मम्मी और भाभी घर पर है नहीं और इस समय हमारे घर का पूरा सिस्टम हिला हुआ है। घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। आज हम लोग आरओ ऑन करना ही भूल गए थे। आप थोड़ा सा ठंडा पानी पिला देंगी क्या?
अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, पानी के लिए कोई इनकार करता है क्या? ये लो 2 बोतल पानी। थैंक यू आंटी। वैसे आज संडे है, स्वाति नजर नहीं आ रही। अरे वो अपने पापा के साथ बाहर गई है। उमेश को पानी की बोतल पकड़ाने के बाद जानकी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि एक बार फिर से दरवाजे पर बेल बजने लगती है। जानकी एक बार फिर उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने फिर से उमेश खड़ा हुआ है। आंटी जी, आपको बार बार डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जाने से पहले मम्मी कह रही थी कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अब परेशान तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं बेटा, बताओ क्या समस्या है? आंटी, हम लोगों की ना आदत है दिन में 3-4 कप चाय पीने की। अब मम्मी नहीं है तो सुबह से एक भी बार दुकान पर चाय नहीं आई। बस फिर मुझे आपकी याद आ गई। सोचा जैसे मेरी मम्मी वैसे आप। कौन सा 2 कप चाय बनाने में आप बुरा मान जाएंगी? प्लीज 2 कप चाय बना दीजिए ना। और आंटी, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चाय के साथ थोड़ा सा पोहा बना दीजिएगा, मसाले थोड़े कम, हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा बेटा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, बना देती हूँ, बैठो आराम से। कभी पानी, कभी चाय, कभी सब्जी, कभी गरम गरम रोटी। किसी न किसी बहाने से उमेश और हितेश बारी बारी से जानकी के घर में आते रहते थे, जिसके कारण उसका दिन का सुकून और चैन बिल्कुल छीन गया था। हर आधे घंटे में दरवाजे की बेल बजती और सामने गुप्ता जी के परिवार का कोई न कोई सदस्य खड़ा हुआ नजर आता। नमस्ते आंटी जी, वो मम्मी जी ने आपके लिए शादी की मिठाई भेजी है और इतने दिन तक मदद करने के लिए थैंक यू भी बोला है। अरे बेटा, वो तो पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज था। रही बात मिठाई की, तो बेटा हम लोग मीठा नहीं खाते, हमारी तरफ से तुम्हें खा लेना ये मिठाई। आंटी जी, मैं कह रहा था कि मम्मी और भाभी तो लौट आए हैं और उन्होंने सुबह से कई बार चाय बनाकर भिजवा भी दी है, लेकिन आपकी चाय का स्वाद मेरी जुबान पर चढ़ गया है। आहा, जब तक आपके हाथ की स्पेशल इलायची चाय नहीं मिलेगी हमारे मन को सुकून नहीं मिलेगा। आप बना देंगे क्या 2 कप चाय? स्वाति बेटा, उमेश के लिए चाय चढ़ा दो और हाँ, इलायची भी डाल देना। मम्मी आप आइए ना रसोई में। बेटी के बुलाने पर जानकी रसोई में पहुंचती है। मम्मी ये क्या नाटक है, कभी चाय, कभी पानी, कभी मिठाई। किसी न किसी बहाने से पूरा दिन ये गुप्ता हलवाई का परिवार हमारे घर ही पड़ा रहता है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? वो तो आज मैं छुट्टी पर हूँ, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ क्या चल रहा है। अरे बेटा, ऐसा कैसे सामने से मना करते हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। कोई बात नहीं, 2 कप चाय की तो बात है, बनाते ना। स्वाति चाय लेकर हॉल में आती है तो देखती है उमेश बैठा चाय का इंतजार कर रहा है। आंटी जी, आपका घर बड़ा खाली खाली सा नजर आता है। हाँ बेटा, अब तुम्हारा परिवार बड़ा है इसलिए सारे कमरे भरे हुए नजर आते होंगे। और फिर एक कमरे में तो तुम लोगों ने दुकान बना रखी है ना। घर तो हमारा भी इतना ही बड़ा है, बस रहने वाले कम लोग हैं इसलिए खाली नजर आता है। आंटी जी, एक प्रॉब्लम आ गई है, आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे क्या? जैसा आपने अभी बताया ना कि आपके घर में रहने वाले लोग कम है और कमरे ज्यादा है, बस आपकी इसी बात में मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन छुपा हुआ है। बेटा मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जानकी अभी उमेश से बात कर रही थी कि दुबे जी ऑफिस से घर लौट आते हैं। अरे नमस्ते अंकल जी, आइए आइए, बिल्कुल सही समय पर आए आप। आंटी बस मेरे लिए चाय बना कर लाई है। अगर ऐसी बात है जानकी जी, तो 1 कप चाय हमारे भी बना दीजिएगा, आज तो बड़ी थकान हो गई है। आंटी एक मेरी भी। अंकल से बात करते हुए पीने का मजा ही कुछ और रहेगा। जानकी रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती है। हद होती है बेशर्मी की। अरे संकोच में मैं कुछ कह नहीं पा रही तो ये लोग तो सर पर ही चढ़ते चले जा रहे हैं। आधे घंटे से बैठा हुआ मेरा दिमाग चाट रहा है और पहले ही 2 कप चाय पी चुका है। दुबे जी के नाम पर फिर से 1 कप चाय डकार जाएगा। कुछ देर बाद जानकी चाय की कप लेकर हॉल में आई। अंकल जी, मैं अभी आंटी जी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा था। वो क्या है ना, हमें मिठाइयों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 200 किलो मिठाई बनाकर स्टोर करनी, किसी के शादी में जाने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना बड़ा स्टोर रूम नहीं है जहां हम इतनी सारी मिठाई बनाकर रख सके। अगर आप बुरा न मानो तो आपके कमरे में सारा माल रखवा दें हम लोग, बस 1 हफ्ते की बात है। अब बेटा आपको मना भी तो नहीं कर सकते, ठीक है रखवा लो। अगले ही दिन उमेश और हितेश मिलकर दुबे जी के एक कमरे को पूरी तरह से स्टोर रूम बना देते हैं और पूरा कमरा मिठाई के डिब्बों से लबालब भर देते हैं। एक बार जो दोनों भाइयों को मिठाई के डब्बे रखने के लिए कमरा दिया तो उससे तो दोनों भाइयों ने अपना परमानेंट स्टोर रूम ही बना लिया। रात के तकरीबन 9:30 बजे थे। एक दिन अचानक दुबे जी के एक मित्र उनके घर बेवक्त आ धमकते हैं। घर में इस समय नाश्ते पानी का कोई इंतजाम नहीं था। बड़ी चिंता हो रही है जी, इतनी रात हो रही है, अब कहाँ बाजार जाएंगे इस समय।
और नमकीन बिस्किट सब खत्म हो गया है। घर पर मेहमान आए हैं, उसे ऐसे ही खाली पानी तो नहीं पिला सकते। अरे वो स्टोर रूम में इतनी मिठाई रखी हुई है ना, एक डब्बा उसी में से निकाल लाओ, गुप्ता जी को पैसे दे देंगे। पति की बात सुनकर जानकी कमरे में जाकर एक मिठाई का डब्बा उठाकर रसोई में ले आती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर डब्बा खोलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। सामने डब्बे में नोट की गड्डियां रखी हुई थी। वो पति को आवाज लगाती है, अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? ये देखिए, ये मिठाई के डब्बे में नोटों की गड्डियां रखी हुई है। क्या बात कर रही हो? जाओ जाकर 2-4 डब्बे और खोलकर देखो, सब में पैसे हैं या मिठाई। पति के कहने पर जानकी कमरे में जाकर एक एक डब्बा खोलकर देखती तो उसे पता चलता है कि लगभग 90% डब्बे में मिठाई की जगह नोट की गड्डियां रखी हुई हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये सारे नोट उठाकर मेरी अलमारी में रख दो और डब्बे पहले की तरह बंद करके कमरे में वापस रख दो। अगले दिन गुप्ता जी की हलवाई की दुकान पर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, लेकिन गुप्ता जी बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे। उनके माथे पर कोई लकीर ही नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तलाशी लेकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई काला धन नहीं मिलता। ऑफिसर के जाने के बाद, अरे उमेश, हितेश, खतरा टल गया है, जाओ अपना माल वापस ले आओ। उमेश और हितेश दुबे जी के कमरे में रखे हुए सारे मिठाई के डब्बे वापस ले आते हैं, लेकिन जब वो डब्बे खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। डब्बे खाली पड़े हुए थे और 10 लाख रुपए कैश गायब हो चुका था। देखो दुबे जी, मैं उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना मैं अभी आपको आपकी औकात दिखा देता। वापस करिए मेरा पैसा अभी के अभी। उमेश बेटा, वो पैसा तो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा हो गया, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा? इनकम टैक्स ऑफिस में जमा हो गया? किसने किया? आप होते कौन है हमारे पैसे को हाथ लगाने वाले? अभी जो टीम तुम्हारे दुकान पर छापा मार कर गई ना, वो मेरे अंडर ही काम करती है। मैं ही हूँ चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर ND दुबे। नारायण दत्त दुबे का नाम तो सुना ही होगा। उमेश और हितेश सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। वो बेचारे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि पिछले 2 साल से जिस इनकम टैक्स ऑफिसर की आंखों में वो धूल झोंक रहे थे, नियति उन्हें उसी ऑफिसर का पड़ोसी बना देगी। मेरी शराफत है कि मैंने आप लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ आपका कैश जब्त किया है। खबरदार जो आगे से काला धन इस तरह से छुपाने की कोशिश भी की तो। अब दुबे जी की बात का उमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से निकल लेता है। और हाँ, गुप्ता जी का परिवार अब दुबे जी की तरफ भूल से भी देखने का प्रयास नहीं करता। 10 लाख की चोट जो खाई हुई थी। आज मेरे एक नाटक का बहुत अच्छा एपिसोड आएगा जिसमें बहू अपनी सास को छत से फेंक देगी। आज तो टीवी मैं ही देखूंगी। मुझे दो टीवी का रिमोट, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, टीवी तो मैं ही देखूंगी। तुम दोनों चुप रहो, एक रियलिटी शो का फाइनल है, इसलिए वो देख लेते हैं हम सब। अगर मम्मी जी आ गई तो हम में से कोई भी टीवी नहीं देख पाएगा, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई अच्छी सी कॉमेडी वाली मूवी लगा दो ना, हम सब आराम से देख सकते हैं। अब चारों में टीवी देखने के लिए जंग छिड़ गई। उनकी आवाज सुनकर सास विमला देवी वहां पहुंची तो सबको डांटते हुए बोली, अरे मेरी बेशर्म बहुओं, चुप हो जाओ। पड़ोसियों को भी तुम्हारी लड़ाई का विषय पता चल गया होगा। अब तुम में से कोई भी टीवी नहीं देखेगा। जाओ अपना अपना काम करो। सलमान खान की बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है, इसलिए टीवी मैं ही देखूंगी। जाओ अपना काम करो। सोना धीरे से कहती है, मैंने कहा था ना, अगर मम्मी जी आ गई तो हम में से कोई नहीं टीवी देख पाएगा, लेकिन तुम तीनों मेरी बात सुनती ही नहीं हो। चलो अपना अपना काम करो, अब देखेंगे रात को टीवी। तो ये हैं विमला देवी की 4 बहुएं, सीमा, रेशमा, शशि और सोना। चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं रहती तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब भी टीवी देखने की बात आती तब चारों बहुओं में घमासान शुरू हो जाता, क्योंकि टीवी देखने वाली 4 बहुएं थी और घर में टीवी एक। विमला देवी अपनी बहुओं की इस बात से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन किचन में काम करते समय रेशमा कहती है, अगर उस दिन तुम तीनों मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? ऐसे मैच बार बार थोड़ी ना होते। तुम लोगों के फालतू के शो तो आते ही रहते हैं, हमारे शो फालतू के नहीं होते। पता है तुम तीनों की वजह से कितना अच्छा एपिसोड मिस करना पड़ा। मेरा तो सिंगिंग रियलिटी शो का फाइनल था, मुझे तो अब तक पता भी नहीं चला कि कौन विनर रहा होगा। शशि, आवाज तो तुम्हारी भयानक है और देखती तुम सिंगिंग शो, बात कुछ समझ में नहीं आई।
तुम मैच क्यों देखती हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है। शशि, तुम ना अपना मुंह बंद रखा करो। जब भी मुंह खोलती हो जहर ही घोलती हो। अरे बाबा रे, चुप हो जाओ ना। तुम्हारी आवाज सुनकर मम्मी जी हमें किचन से भी बाहर निकाल देंगी। तभी तो मैं कहती हूँ कॉमेडी शो और कॉमेडी मूवी देखा करो, लड़ाइयाँ कम होगी तुम सब में। सोना, तुम्हें कॉमेडी देखने की क्या जरूरत है? हमारे घर में कॉमेडी कम होती है क्या? अरे इसे देखकर एंजॉय कर लिया करो। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो सीमा। तभी विमला देवी की बाहर से आवाज आती है। अरे आप किस बात पर हंस रही हो तुम चारों? खाना बनेगा या नहीं आज? सास की आवाज सुनकर सभी बहुएं एकदम चुप हो जाती है और अपने अपने काम में लग जाती है। एक दिन विमला देवी अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कहती हैं, तुम चारों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। कल मेरी बहन सुमन और उनके पति बृजमोहन आ रहे हैं। उनके सामने तुम चारों बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी और टीवी देखना तो दूर, टीवी के बारे में बात भी नहीं करोगी। मम्मी जी, हम कहाँ टीवी देखते हैं? हाँ मम्मी जी, मैं तो केवल मैच देखती हूँ, वो भी आपकी बहुएं कहाँ देखने देती है मुझे। जैसे तुम तो सबको टीवी देखने देती हो ना, टीवी खोला नहीं वैसे ही जिन्न की तरह प्रकट हो जाती हो। बस एक मैं ही तो हूँ जो किसी के हाथ में से रिमोट नहीं छीनती, वरना मैं कभी टीवी के सामने बैठ जाऊं। ऐसा कभी आप सबने तो होने ही नहीं दिया। अरे बस करो शशि, बात बात पर झूठ बोलना सही नहीं है। तुम तो हमेशा टीवी के पास नागिन बनी बैठी रहती हो। जैसे ही किसी ने टीवी ऑन किया तुम फोन उठाकर उसे मारना शुरू कर देती हो। हाय हाय सोना, कितनी झूठी हो तुम। जब बहुत देर तक चारों बहुओं की बहस चलती रही तो विमला देवी से रहा नहीं गया और वो बहुओं को डांटते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ, तुम्हारी लड़ाई बचाते बचाते तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम में से कोई टीवी नहीं देखता, मैं टीवी देखती हूँ। बस अब जाओ यहाँ से मेरी माँ। चारों बहुएं सास की डांट खाकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुमन और उसका पति बृजमोहन आते हैं। अरे वाह विमला, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? बहुएं अपने अपने काम में लगी है, अभी बुलाती हूँ। विमला बहुओं को आवाज देती है, सोना, रेशमा, जल्दी बाहर आओ। शशि, सीमा, देखो मौसी आई है। अपनी सास की आवाज सुनकर चारों बहुएं बाहर आई। उन्होंने सुमन और बृजमोहन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनकी खूब सेवा की। सुमन ने चारों बहुओं की तारीफ करते हुए कहा, विमला, तुम्हारी चारों बहुएं हैं बहुत अच्छी। रूप, गुण, संस्कार सभी भी है इनमें। हाँ विमला, हम भी अपने बेटों के लिए ऐसी ही बहुएं लाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर विमला धीरे से कहती है, हाँ अभी टीवी चलने दो, सारे संस्कार बाहर निकल कर आ जाएंगे। विमला, कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी बहुएं लाखों में एक है। सारे पड़ोसी तारीफ करते हैं कि ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को मिलती है। तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल तुम्हें मिला है। वो दोनों बात कर ही रही थी तभी सोना आकर कहती है, मम्मी जी, मौसी जी, खाना तैयार है, आ जाइए। हाँ हाँ, चलो हम आते हैं। रात का खाना खाकर बृजमोहन और सुमन टीवी देखते हैं। तभी उनके पास रेशमा आती है। अरे मौसा जी, आप ये न्यूज़ क्यों सुन रहे हो? इसमें तो पूरा दिन एक ही खबर अलग अलग तरीके से सुनाते रहते हैं। आज से आईपीएल शुरू हो रहे हैं, उस पर लगा देना। बृजमोहन चैनल बदल देता है और मैच देखने लग जाता है। इतने में शशि आती है। अरे मासा जी, ये क्या फालतू का मैच देख रहे हैं आप? आज से डांस का नया शो शुरू हो रहा है, वो देखिए ना। बृजमोहन चैनल बदल देता है और डांस शो लगा देता है, लेकिन रेशमा का मुंह बन जाता है। तभी सीमा आती है और कहती है, अरे मौसा जी, ये क्या डांस शो देख रहे हैं आप? ये सब तो एक जैसे ही होते हैं। आज ना मेरा फेवरेट सीरियल लगा दो, उसमें आज बहू घर से भाग जाएगी। बृजमोहन फिर से चैनल चेंज कर देता है और शशि गुस्सा हो जाती है। इतने में सोना आती है। अरे मौसा जी, ये अब क्या देख रहे हैं? आज कोई कॉमेडी शो लगा दीजिए ना, इस भागती दौड़ती जिंदगी में बस वही देखना चाहिए। बृजमोहन फिर से चैनल बदल देता है और सीमा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद रेशमा दोबारा से कहती है, मौसा जी प्लीज मैच पर लगा दीजिए ना। नहीं, डांस शो। मौसा जी सीरियल पर लगा दो ना। मैंने एक बार बोल दिया ना, कॉमेडी शो ही देखेंगे तो बस वही फाइनल है।
इस तरह चारों बहुओं में लड़ाई शुरू हो जाती है। बृजमोहन और सुमन उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती। बहुओं में इस तरह लड़ाई होते देख बृजमोहन टीवी का रिमोट छोड़ वहां से भाग जाता है। विमला सुमन से कहती है, सुमन रहने दो तुम, इनको चुप कराना नामुमकिन है। मेरी बहुएं वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन टीवी के चक्कर में हमेशा लड़ाई करती रहती है। तुम इन चारों को अलग अलग टीवी लाकर दे दो ना, इनको जो देखना होगा वो देख लेंगी। मैं तो सोच रही थी कि एक घर में 4-4 टीवी का होगा क्या, लेकिन इनकी लड़ाई देखकर अब लगता है कि 4 टीवी मंगवाने ही पड़ेंगे। अगले दिन विमला अपनी बहुओं के लिए अलग अलग 4 टीवी मंगवा देती है। चारों बहुएं टीवी देखकर बहुत खुश होती हैं, लेकिन उन चारों को अलग अलग टीवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें लड़ाई की आदत जो हो गई थी। एक दिन विमला सुबह सो रही थी, तभी उसने अपनी बहुओं की आवाज़ सुनी। नहीं, मैंने पहले टीवी खोला है, लेकिन रिमोट तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, मैं पहले देखूंगी। पहले मैं देखूंगी, मेरा शो 15 मिनट का रह गया है बस, विमला बाहर आकर कहती है। अरे अब तो तुम्हारे पास अलग अलग टीवी हो गए हैं ना, आप क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी, हमें अलग अलग टीवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा। हाँ मम्मी जी, सबको अपने अपने टीवी शो 15-15 मिनट देखने की आदत पड़ गई है। अरे तो तुम चारों पहले बता देती, मैं इतना खर्चा तो नहीं करती। अब मैं क्या करूं इन चारों टीवी देखने वाली बहुओं का? विमला अपने हाथ में रिमोट पकड़कर बैठी है और चारों बहुओं में टीवी देखने के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है। 2 बड़े बेटे, दोनों की बहुएं, बच्चे और सास ससुर। वैसे ये कोई जॉइंट फैमिली तो नहीं, लेकिन आज के समय में तो अब यही जॉइंट है। सारा दिन घर में गैस चलता रहता है, न जाने कितना खाते हैं ये लोग। अरे सुबह एक बार खाना बन जाए, सारा दिन गर्म करके खाओ, किसने मना किया है? लेकिन ये क्या, सारा दिन गैस ऑन। दीदी, खाना गर्म कहाँ करे, आपके गर्म दिमाग से? खाना गर्म करने के लिए तो गैस ऑन करनी ही होगी ना। ये क्या है, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। बहू, क्यों तुम लोग छोटी छोटी सी बात पर लड़ती रहती हो? जेठानी जो कि जेठानी होने का घमंड रखती थी, तो वहीं देवरानी लापरवाह। क्या है, अब भूख लगी है लेकिन गैस ऑन नहीं कर सकती, क्या करूं? ये मक्खन की टिक्की है, इसी को ब्रेड में लगाकर खा लेती हूँ। देवरानी खा लेती है, लेकिन फिर जेठानी, हाय रे, मक्खन कहाँ गया? नंदलाला आया था, माखन खाकर चला गया होगा। अरे बहू, घर के ही किसी सदस्य ने खाया होगा ना। तभी ससुर घर का सामान लेकर आते हैं। अरे बड़ी बहू, जरा चाय बनाओ और ये रसोई का सामान रख लो। अरे पापा जी, अभी परसों ही तो आप इतना सामान लाए थे, आज फिर से? बहू, तेरे पापा जी को तो घर का भंडार भरा ही अच्छा लगता है, तभी देख ईश्वर ने आज तक कोई कमी नहीं रखी। हाँ, लेकिन देवरानी की स्पीड यही रही ना, तो लगता नहीं कि भंडार भरे रहेंगे। देवरानी का मुंह उतर जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, खूब खाओ, खाने के लिए ही तो जीते हैं हम सब। दोनों बहुएं चली जाती हैं। बड़ी बहू की ये आदत ठीक नहीं है। अरे खाने पीने में कौन सा भेदभाव? वो क्या है ना, जॉइंट फैमिली की आदत नहीं है ना, तो ये जॉइंट फैमिली क्या होती है? मेरा घर है, मेरे 2 बच्चे मेरे साथ ही तो रहेंगे। नहीं पसंद तो हो जाए अलग। वहीं कमरे में देखो, ये रोज की खिचखिच मुझे पसंद नहीं। कभी मक्खन, कभी जैम, कभी सब्जी दाल। मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वैसे भी मैं अच्छा कमाता हूँ और घर का सारा खर्चा तो पापा ही करते हैं। मेरी सेविंग्स भी मेरे पास है। फिर भी अलग होना है तो बता दो, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। रहना तो मैं एक दिन भी यहाँ नहीं चाहती, लेकिन अब पापा जी घर का सारा खर्चा दे रहे हैं तो वरना कब की अलग हो जाती। सास बाहर से बहू बेटी की बात सुन लेती है। वो आगे बढ़ती है तो छोटी बहू के कमरे से, क्या है जी, आज जरा सा मक्खन ब्रेड खा लिया तो भाभी चिल्लाने लगी, बोल रही थी बाप के घर का माल है क्या जो खाई जा रही है। सास हैरान कि माना लड़ाई हुई, लेकिन ये बात तो थी नहीं। फिर सास कान लगाती है तो, अरे घर है, कौन सा उनकी जेब से पैसे लग रहे हैं जो खाने पीने की चीज में लड़ रही हैं। देखो भाभी को समझाने की कोशिश करो, वो ऐसे परिवार से आई है जहाँ पैसों की कमी होती थी।
नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, वो बड़ी है तो मैं चुप रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। पति भी कुछ नहीं कहता, वो भी सोच लेता है कि जो हो रहा है वो होने दो। देख लो, बस ये समझ जाओ कि मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। सास को अब सबकी नस पता चल चुकी थी। वो कोशिश करती है कि सब संभला रहे, लेकिन बहन जी, वो क्या है ना, हमारे घर में उद्यापन है पूजा का, तो जरा आप लोग आ जाना शाम को। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बुलाएं और हम ना आए, जरूर आएंगे जी। और दोनों बहुओं को भी ले आना। वो क्या है ना, खाना वही है, मैं भाई साहब और बेटों का खाना पैक कर दूंगी, तो रात का खाना हमारे घर, ठीक है? पड़ोसन खाने का न्योता देकर गई नहीं कि बड़ी बहू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये नहीं चलेगा माँ जी, कल सुबह का खाना मैं नहीं बनाने वाली। क्यों नहीं बनाएंगी? और हाँ दीदी, अब मैं भी नहीं झुकूंगी, खाना तो आप ही को बनाना होगा, समझी? अच्छा ठीक है, बना दूंगी, लेकिन अभी आज रात का खाना तुम बनाओ। फिर क्यों मैं बनाऊं? जब पड़ोसन के घर खाना है तो मैं खाना क्यों बनाऊं? सास भी हैरान कि आखिर बड़ी बहू को हो क्या गया है। लेकिन बहू, अभी तेरे सामने तो रात के खाने का न्योता आया है, फिर वो क्यों खाना बनाए? क्योंकि माँ जी, रात के खाने की ड्यूटी इसकी होती है, अब इससे तो कोई काम करना होगा नहीं, तो फिर कल सुबह का बनाए ना। ठीक है, तो कल रात का आप बनाएंगी। क्यों, मुझे काले कुत्ते ने काटा है जो मैं बनाऊं? नहीं नहीं, काटा तो मुझे है ना, जो मैं सुबह शाम का दोनों टाइम का खाना बनाऊं। देखिए दीदी, छोटी हूँ लेकिन नौकरानी नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती इतना सारा काम। सास को बड़ी बहू की बात ठीक नहीं लगती। ठीक है, सुबह का खाना मैं बना दूंगी। सुबह उठकर सास खाना बनाती है। दोनों बहुएं सोकर उठती है कि हाय रे, घर में कितनी प्यारी खुशबू है, क्या महक रहा है। सरसों का तड़का बहू, तेरी सास ने आज सुबह उठकर सारा खाना बनाया है। वो क्या है ना, तुझे ये नहीं लगना चाहिए कि घर में तुझे नौकरानी की तरह रखा जा रहा है। बहू को ससुर की मुंह से ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन वो शांत रहती है। छोटी बड़ी को ताना देते हुए कहती है, दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, माँ जी काम कर रही है। माँ जी, आप मुझे उठा देती ना, चलिए हट जाइए, मैं रोटियां सेक लेती हूँ। अरे रहने दे, इतनी ही चिंता थी तो रात क्यों मना कर रही थी? इसलिए कि आप करें, इसलिए नहीं कि माँ जी करें। दीदी क्या प्रॉब्लम है आपको? अगर हम लोगों से प्रॉब्लम है तो कहीं और जाकर रह लीजिए ना। छोटी, ऐसे बात नहीं करते, मैं बात करती हूँ ना बड़ी बहू से, तुम रोटी बना लो। सास को छोटी की बात सही लगती है। वो जानती भी है कि बड़ी क्यों घर छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन क्या करे, कैसे बड़ी बहू को ठीक करे जिससे घर में शांति बनी रहे। फिर एक रोज, पापा जी आप झाड़ू क्यों लगा रहे हैं और माँ जी कहाँ हैं? बेटा, मैं जरा वो बर्तन धो रही थी, आज काम वाली नहीं आएगी ना। अरे तो छोटी कहाँ है और किसी ने हमें क्यों नहीं बताया? बहू, जॉइंट फैमिली है, सबके अपने अपने कमरे हैं, तो कौन कमरे से बाहर निकल कर देखे। अच्छा बहू, तेरे कमरे में भी तेरे ससुर जी झाड़ू लगा देंगे। हाँ ठीक है माँ जी। ससुर जी कमरा खुलाई है। सास बड़ी बहू की बात सुनकर हैरान रह जाती है। ससुर बड़ी बहू के कमरे में झाड़ू लेकर जा ही रहे होते हैं कि छुट्टी, अरे पापा जी, आप भाभी के कमरे में झाड़ू लेकर क्यों जा रहे हैं? क्या आज भाभी की पिटाई होगी झाड़ू से? हाँ तो कोई बात नहीं। जी नहीं महारानी, तुम्हें तो पता ही नहीं कि आज काम वाली नहीं आई है, तो पापा जी ने सारे घर में झाड़ू किया है। मैंने तो सुबह का अपना काम कर लिया है। तू ही आराम से सोकर उठी है तो तू ही पोछा लगा ले अब। अरे नहीं नहीं, पोछा मैं लगा दूंगी। देखिए प्लीज, आप लोग इस उम्र में ऐसे काम मत करिए। मैं मानती हूँ कि मैं आज के बाद भाभी से कभी नहीं लड़ूंगी। पापा जी आप ससुर हैं, ससुर बहू के कमरे में झाड़ू लगाए, ये ठीक नहीं है। लाइए झाड़ू मुझे दे दीजिए। सास ससुर अब देखते हैं कि कैसे एक ही घर में छोटी बहू काम कर रही है और बड़ी ऐश। बड़ी बहू को बोलो कि वो अब कहीं और शिफ्ट हो जाए। अरे वो नहीं होने वाली, मैंने एक बार उसे राजेश से बात करते सुना था। बोल रही थी पैसे बच रहे हैं तो हम बाहर जाकर किराया और खाने पीने में क्यों पैसे बर्बाद करें। तो ये बात है। देखो रमा, ये तो ठीक नहीं, छोटी कितना करेगी। हाँ जी, कुछ तो करना ही होगा। छोटा बेटा भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहता,
नहीं तो मैं दोनों को ही अलग कर देती। ससुर कुछ सोचते हैं और अगले रोज दोनों बेटों को बुलाते हैं। देखो बेटा, आज तक तो मैं घर का सारा खर्चा उठा रहा था, लेकिन अब मैं और तुम्हारी माँ विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो आज से घर के सारे खर्चे तुम दोनों बांट लो। कैसी बात कर रहे पापा, विदेश, वो भी इस उम्र में? हाँ पापा, कोई बात नहीं, मैं कल बजट बना लूंगा महीने का। बड़ी बहू को जब ये पता चलता है तो वो पति पर जोर जोर से चिल्लाती है, ये क्या मजाक है? अगर पैसे ही खर्च करने हैं तो मैं बाहर ही क्यों ना रहूं? मैं अब इन लोगों के साथ नहीं रहने वाली। देखिए, आप ना बड़े भैया से पैसे नहीं लेना, कोई बात नहीं, हम थोड़ा कम घूम फिर लेंगे, लेकिन बड़े भाई से पैसे लेना ठीक नहीं है। नहीं, पापा ने जो कहा है वही होगा। कल घर के बजट पर बात होगी, भैया और पापा से उसी वक्त पूछ लूंगा कि मुझे कितना देना है। लेकिन अगले रोज तो बड़ा बेटा बहू सामान के साथ खड़े होते हैं। अरे कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं, हम घर छोड़कर जा रहे हैं। वैसे भी इस घर की चिक चिक झेली नहीं जाती। मैं नहीं रह सकती इतने सारे लोगों के साथ। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। नहीं नहीं भाभी, क्या हो गया? अब तो मैं भी आपको कुछ नहीं कहती हूँ। छोटी बहू, जाने दे इसे। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ। जॉइंट फैमिली का मतलब सबको समझ कर चलना होता है, यह नहीं कि कोई लालच में सब एक साथ जुड़े रहे। वो जुड़ना मजबूरी में नहीं, प्यार में होना चाहिए। हाँ, वैसे भी दूर रहने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाते। पास रहकर नाराजगी से रहना उससे अच्छा दूर रहकर प्यार से रहना। बड़ी बहू, आते रहना मिलने। बड़ी बहू और बेटा चले जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं एक छोटी सी जॉइंट फैमिली, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है और एक दूसरे के लिए मान और समर्पण की भावना।